ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी का प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बताएं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखें, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट समझ लें। ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आमतौर पे आता है, व्हाट आर द मेन या मेजर डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एक्चुअली हम तीनों नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं उनके प्रॉब्लम्स या प्रिकॉशंस हम कर चुके हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या इश्यूज हैं, और इनकम अप्रोच में, एक्सपेंडिचर अप्रोच में। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के अलावा, यानी कि मेथड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के अलावा जो है, वो हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जनरल हैं, और वो आप कह लें लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के इशू हैं। जिस तरह से पाकिस्तान फिलहाल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो ऐसे कंट्रीज के लिए जो प्रॉब्लम है वो कुछ और तरह के हैं, और वो जनरल प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक टू एनी मेथड नहीं है। वो जनरली वो प्रॉब्लम तमाम लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो फेस करती हैं। तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन जो है, आपने जो तीनों अप्रोचेस स्टडी की हैं उनकी डिफिकल्टीज या प्रिकॉशंस को भी कंबाइन करके लिखा जा सकता है। लेकिन क्यों, अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी किसी मेथड के साथ नहीं पूछा गया, तो फिर जो है वो इसके जो एक दो या आप कह लें तीन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जनरल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हाईलाइट करने जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके जी, देन फर्स्ट हमारे पास इशू है लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जितना ट्रेंड स्टाफ रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी या टू मेजर द नेशनल इनकम लेवल, वो अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी पाकिस्तान में भी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टैटिस्टिकल डिवीजन या फाइनेंस डिवीजन देखें, although कि huge number of people are involved in these surveys calculation, लेकिन स्टिल साफ ज़ाहिर है 22 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, 220 मिलियन लोग हैं। तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्टिमेट करना, मैयर करना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मैन पावर रिक्वायर्ड है। उसके बगैर, लेबर फोर्स के बगैर जो है आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट है इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी एंड नो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। फिर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, रफली 40 to 50% पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है। वो अगर कोई कारोबार या कोई इनकम जनरेशन का सोर्स उनके पास है भी, तो वो अपनी रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंट्स या फाइल रिटर्न करना, इस तरह की तो कोई सेंस ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से भी, और ख़ास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं, आप कह लें जो शॉप्स हैं, इस तरह के रिटेलर्स हैं, और इस तरह के जो विलेज एरियाज़ में, छोटे टाउन्स में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वहाँ पे अकाउंट्स मेंटेनेंस और रिटर्न फाइल करना, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आपके पास अकाउंट मेंटेनेंस और आप कह लें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके बिजनेस का, तो उसको फिर गवर्नमेंट एस्टिमेशन में लेके आना तो तकरीबन नामुमकिन बात है। तो ये मेन प्रॉब्लम डेवलपिंग इकोनॉमीज फेस करती हैं। देन है इनएडुकेट इंफॉर्मेशन या शॉर्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। यानी वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर सर्वेज होते हैं, लोग अपनी फुल इनकम जो है वो शो नहीं करते। इवन एफबीआर के रिकॉर्ड्स में जो इनकम रिटर्न्स फाइल की जाती हैं उसमें भी इनकम जो है वो प्रॉपरली शो नहीं की जाती। तो इसके अलावा यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है, जिसकी बुनियाद पे आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, सैम्पलिंग की बुनियाद पे, वो डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है एस्टिमेशन के लिए। ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो हम उन तीनों टेक्निक्स में कर चुके हैं। आप कह लें कि हर टेक्निक में से एक एक दो दो प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में ये इश्यूज या प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको तो जस्ट हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। डिस्कशन तो हम कर चुके हैं, कोई न्यू होगा तो वो हम डिटेल में कर लेंगे।
ओनली कमर्शियल प्रोडक्शन फ्री और नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज आर इग्नोर्ड, यानी कि गवर्नमेंट के पास फ्री या नॉन मार्केटेड सर्विसेज, हमने जैसे कहा था सेल्फ यूटिलाइजेशन, उनको कैलकुलेट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। आप जो रियल इकोनॉमी मेजर करते हैं वही प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, तो शेडो इकोनॉमी तो एस्टिमेट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, उसका तो कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन इसके अलावा फिर हमने कहा जो बार्टर ट्रांजैक्शंस हैं वो भी अप्रोक्सीमेटेड ही की जाती हैं। जो दूर दराज के इलाकों में, विलेज एरियाज में पर्सन टू पर्सन, गुड टू गुड ट्रांजैक्शन है या गुड टू सर्विस ट्रांजैक्शन है, तो वो भी या तो इग्नोर हो जाती हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं आती, या अगर गवर्नमेंट बेस्ट ट्राई उसकी कर भी लेती है तो वो आप कह लें कि एक तरह से जस्ट अप्रोक्सीमेशन ही है, वो कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है कैलकुलेशन का। देन ब्लैक मार्केट इनकम इज इग्नोर्ड। अब ये प्रॉब्लम इस वजह से हम हाईलाइट करते हैं कि देखें ब्लैक इनकम तो कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ से मतलब कोई रिश्वत का, करप्शन का पैसा है, गैम्बलिंग का है या थेफ्ट का कोई भी इस तरह की चीज है, तो वो इनकम में तो नहीं आएगी। ऑब्वियसली वो इनकम को रिपोर्ट ही नहीं करता, तो वहां से तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, यानी वो गवर्नमेंट की मेजरमेंट में आती ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब किसी ने पैसा चोरी से कमाया है या इनकम जो है वो आप कह लें कि करप्शन से जनरेट की है, वो उस इनकम को स्पेंड तो करता ही है, उसी इनकम से वो गाड़ी खरीद लेता है, मोबाइल खरीद लेता है या वट। तो इसलिए वहां पर प्रॉब्लम आता है, यानी एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमारे पास आंसर ज्यादा आता है, इनकम अप्रोच में वो इनकम जो है इलीगल इनकम पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये तो हम हाईलाइट कर ही चुके हैं, खास तौर पे ये प्रोडक्ट अप्रोच का जो है वो सबसे बड़ा इशू है। फिर डिफिकल्टीज में ट्रांसफर पेमेंट्स हमने कहा दो लेवल पे हैं, गवर्नमेंटल लेवल पे है जिसमें हमने कहा स्कॉलरशिप्स हैं, पेंशन्स हैं, इसके अलावा ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से प्राइवेट लेवल पे भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, चैरिटी की शक्ल में, गिफ्ट्स की शक्ल में, 1% टू अदर पर्सन को जो है वो पेमेंट की जा रही है, लेकिन वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं है, तो उसको आप कह लें किस तरह से जो है वो नेशनल इनकम से निकाला जाए, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये 5-6 मेन इश्यूज हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं कि किस तरह से जो है वो नेशनल इनकम मेजरमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगेन इसमें पहले 3 प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो आमतौर पे इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कह लें हमने हर अप्रोच से एक एक दो दो पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर दिए हैं। मैक्सिमम जो है वो 5 नंबर का या 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर डिफिकल्टीज या मेजर इश्यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्टीज इन इंटरप्रिटेशन। देखें कैलकुलेशन की हद तक या मेजरमेंट की हद तक तो हम डिफिकल्टीज अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ठीक है जी, ये प्रॉब्लम्स आएंगे, गवर्नमेंट इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी और फाइनली गवर्नमेंट कैलकुलेट कर लेती है। जैसे हमने कोट किया है पहले भी कि लास्ट ईयर की नेशनल इनकम है जी 37,000 बिलियन। ओके, अगर पाकिस्तान की नेशनल इनकम जो है ऑल ऑफ द पॉपुलेशन की टोटल इनकम 37,000 बिलियन है, तो ये जो नंबर है 37,000 बिलियन, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको कंपेयर कहाँ किया जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन में ये कैसे यूज होता है, और इस तरह की जो है आप कह लें इसकी इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल किस तरह से है, उस सेंस में हम अब ये 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेन टॉपिक एक ही है लेकिन उसके 2 हिस्से हैं। तो डिफिकल्टीज ऑफ इंटरप्रिटेशन के ये जो गवर्नमेंट ने आंसर कैलकुलेट किया 37,000 बिलियन, इसको इंटरप्रेट करना, इसको अंडरस्टैंड करना जो है उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट इश्यूज हैं। तो मेनली ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दोनों पार्ट ही आप कह लें 4-4 नंबर के हैं। कंप्लीट क्वेश्चन तो ये रेयरली ही पूछा जाता है, कंप्लीट आएगा तो ये 7 नंबर का हो सकता है, 6 का हो सकता है, लेकिन हाफ पार्ट जो है इसका वो 3 से 4 नंबर का है। ओके, पहले नंबर पे हमारे पास है सिंगल कंट्री कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम लास्ट ईयर की नेशनल इनकम को, जो कि हमने कहा 37,000 बिलियन है, उसको पाकिस्तान के ही प्रीवियस डाटा से कंपेयर करना चाहते हैं। यानी हमने ये 2019 के लिए नेशनल इनकम मेजर की है, तो वी वांट टू सी कि 2018 के मुकाबले में 2017, 2016, 2015 के मुकाबले में हमारी पोजीशन क्या है, how much national income is increased, decreased, या what type of change is coming। तो बेसिकली
वी कैन से कि अगर हम अपने ही कंट्री के साथ इस लास्ट ईयर के कैलकुलेटेड नंबर को कंपेयर करना चाहें तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आधा हिस्सा है क्वेश्चन का। इसको हम सिंगल कंट्री कंपैरिजन या सेल्फ कंपैरिजन कह देते हैं कि हमने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की है करंट ईयर की, उसको अपने ही कंट्री के प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करेंगे और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज क्लियर करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है इंटरनेशनल कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान विद एनी अदर कंट्री। या दूसरी सिचुएशन के हम इस नेशनल इनकम के नंबर को किसी और कंट्री से, इंडिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, चाइना से या किसी रीजनल कंट्री से, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारी नेशनल इनकम में क्या चेंज आया है, उनके नेशनल इनकम में क्या चेंज आया है, और उसमें जो है वो किस किस्म का जो है वो इम्पैक्ट है, किस किस्म का जो है वो इम्पैक्ट इसमें आ रहा है। यानी कि इंटरनेशनल जो कंपैरिजन है विद अदर कंट्रीज, उसको जो है वो चेक किया जा रहा है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी हम इस नंबर को क्यों और कैसे कंपेयर करते हैं और उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये दो हिस्सों में जो है वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं डिफिकल्टीज इन मेकिंग सिंगल कंट्री कंपैरिजन। जब हम अपने ही कंट्री के प्रीवियस ईयर्स से इसको कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं, किस किस्म का प्रॉब्लम आता है। नंबर वन और सबसे बड़ा इशू जो है इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शंस। इन्फ्लेशन की वजह से जो डिस्टरबेंस आती है वो सबसे बड़ा इशू है कंपैरिजन में। अब क्या डिस्टरबेंस है और वो रिमूव कैसे होती है वो भी समझ लें। Changes in the price level between years can give the impression of economic growth when in fact it is inflation या it is only inflated national income। यानी कि प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हमें यह नजर आता है, प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हमें यह नजर आता है कि नेशनल इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन एक्चुअली नेशनल इनकम में वो इजाफा नहीं हुआ, या नेशनल इनकम जो है वो एक्चुअली इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ प्राइस लेवल की वजह से नजर आ रहा है। आप इसकी जरा एग्जांपल समझ लें फिर हम करते हैं। मसलन वैसे तो हमने कहा कि नेशनल इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का आउटपुट है और उसकी मार्केट वैल्यू हम लेते हैं। लेकिन जरा हम एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि लेट अज्यूम लास्ट ईयर सुजुकी कंपनी ने 10 कार्स प्रोड्यूस की थी। एक गाड़ी की कीमत जो है मार्केट में 10 लाख रुपए थी। हमने कैलकुलेट किया क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो मार्केट प्राइस है, और हमने कैलकुलेट कर लिया जी कि 1 करोड़ जो है ये टोटल नेशनल इनकम है। यानी अगर हम एक सेकंड के लिए ये छोड़ भी दें कि बाकी सेक्टर्स क्या हैं, तो सिर्फ हम ले रहे हैं कि पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन 10 कार्स है, एक गाड़ी 10 लाख मार्केट प्राइस पे बिकती है, तो व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, 1 करोड़ नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री है। अब नेक्स्ट ईयर, ये लेट अज्यूम 2019 की सिचुएशन है, नेक्स्ट ईयर सुजुकी कंपनी एक्चुअली 10 गाड़ियां ही प्रोड्यूस करती है, कोई एक यूनिट का भी इजाफा नहीं हुआ, और गाड़ी की कीमत जो है वो 12 लाख पे चली जाती है। ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइस लेवल बढ़ गया है, गाड़ी 2 लाख रुपए महंगी हो गई है। अब हमारे पास आंसर आएगा 1.2 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो यानी कि सिंपली प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हम मार्केट प्राइस पे जीडीपी या नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गई है तो हमें आंसर इंक्रीज होकर मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इवन अगर हम यहां पे कार्स की प्रोडक्शन कम कर दें कि पिछले साल के मुकाबले में कम गाड़ियां, 9 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं और प्राइस जो है वो 12 लाख है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में यानी कि एक 1.08, 1 लाख 8, 1 करोड़ 8 लाख हमारे पास आंसर आएगा। यानी इवन के नेशनल इनकम का नंबर हमें यह बता रहा है नेशनल इनकम पहले से इंक्रीज हो गई है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट देखें हम कंट्री का, वो तो पहले से भी कम हो गया है। अब कंट्री 10 की बजाय 9 गाड़ियां प्रोड्यूस करता है, या 9 की बजाय 8 प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि जो प्राइस लेवल का चेंज होना है ये इनकम कैलकुलेशन को, अब यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2020 में जो प्राइस लेवल होगा अगर वो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया है, तो ये अंडरस्टूड है कि 2020 की जीडीपी का आंसर ज्यादा ही आना है, नेशनल इनकम ज्यादा ही आएगी, इवन एक्चुअल आउटपुट कंट्री का कम भी हो गया हो शायद। तो इस वजह से प्रॉब्लम आता है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर।
फिर इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। उसकी आप कह लें कैलकुलेशन या डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपली आप कह लें इन्फ्लेशन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर से जो है वो करंट ईयर जीडीपी को, उसका सिंपली फार्मूला मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है क्योंकि वो खैर आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आई थिंक नेशनल इनकम, ओके, नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, आई थिंक यही है, या नहीं, यहां पे शायद इन्फ्लेशन लेवल यूज होता है, इंडेक्स का नंबर यूज होता है। तो नेशनल इनकम को हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद मेजर करते हैं। ये आगे चल के दो वर्ड आएंगे, रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम। जो करंट ईयर की प्राइसेस पे इनकम मेजर होती है वो नॉमिनल इनकम कहलाती है, नॉमिनल नेशनल इनकम। और जो हम प्रीवियस ईयर की, जिस ईयर से हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, उसके प्राइस लेवल पे जब हम कैलकुलेशन करें तो वो रियल नेशनल इनकम। रियल का मतलब ये है कि अब जो प्राइस इफेक्ट की वजह से हमें डिस्टरबेंस नजर आनी थी या नेशनल इनकम का जवाब इंक्रीज होकर नजर आना था आंसर, वो अब कम हो गया है, यानी वो अपने रियल लेवल पे आ गया है। तो जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए हम नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम तो ये आता है, इसका खैर सोल्यूशन भी है। दूसरे नंबर पे, नो रिफ्लेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या नेशनल इनकम। जीडीपी या नेशनल इनकम डज नॉट रिफ्लेक्ट द लेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ इकोनॉमी। देखिए, नेशनल इनकम सिंपली नंबर है, मतलब 37,000 बिलियन, अगले साल नेशनल इनकम 38,000 बिलियन, उससे अगले साल 39,000 बिलियन। तो नेशनल इनकम तो कह रही है कि हर साल हमारी 1,000 बिलियन नेशनल इनकम में इजाफा हो जाता है। लेकिन क्या नेशनल इनकम के बढ़ने की वजह से लोगों का लेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो रही है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से भी वर्स होती जा रही है, हमारे कंट्री का आउटपुट लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, या नेशनल इनकम बढ़ रही है? तो इट इज नॉट गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। यानी सिर्फ नेशनल इनकम का नंबर इंक्रीज होना जो है वो आप कह लें कि डिटेल या इनर पिक्चर शो नहीं करता। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहले से भी वर्स हो जाए। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें आप क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं। एक सिचुएशन ये है कि तमाम लोग ऑन जॉब हैं, एम्प्लॉयड हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है और सबकी एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है। अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50, हमारे पास 5 करोड़ आंसर आ जाएगा कि नेशनल इनकम ऑफ दिस क्लास या दिस इकोनॉमी जो है वो 5 करोड़ है। ओके, अब दूसरी सिचुएशन में अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें, अनदर सिनारियो, लेट अज्यूम इन 50 में से 25 लोगों की जॉब खत्म हो गई है, लेकिन बाकी 25 लोगों ने अगले साल इनकम जो है वो 10 की बजाय 20 लाख जनरेट कर ली है। तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, अगेन आंसर तो हमारे पास 5 करोड़ ही आ जाएगा। यानी डाटा हमें ये कहेगा नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक्चुअली हाफ ऑफ द कंट्री अनएम्प्लॉयड हो चुका है। तो ये जो इनर डिटेल है, नेशनल इनकम का नंबर इस इनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की डिटेल को या लेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसमें फिर ये इस वजह से ये हाईलाइट किया जाता है कि सिंगल कंट्री कंपैरिजन में हम कहें जी पिछले साल से हमारी जीडीपी इतने मिलियन या बिलियन इंक्रीज हो गई है, तो ये कोई आप कह लें बेनिफिशियल कंपैरिजन नहीं है। देन नेक्स्ट है द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आल्सो कॉल्ड एज एन एक्सटर्नैलिटी, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, स्ट्रेस, क्राइम वगैरह। अब देखिए, आउटपुट लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ अगर कंट्री में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बढ़ती जा रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, लोग एक्स्ट्रा जॉब्स कर रहे हैं, ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, पिछले 10-15 साल में, खास तौर पे 1990 से लेके 2015 तक, ये जो 20-22-25 साल गुजरे हैं, चाइना ने बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। यानी चाइना का अगर आप ग्रोथ रेट देखें 1990 से लेके 2015 तक का, तो ग्रोथ रेट आपको ऑन एवरेज 5% नेशनल इनकम का या 5% से ऊपर ही नजर आएगा। यानी हर साल चाइनीज इकोनॉमी वन ऑफ द रेयर इकोनॉमीज है जो हर साल 5-6% से ज्यादा ग्रो करती रही है कॉन्टिन्यूसली फॉर 15 to 20 ईयर्स। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि 2015-16 अभी भी स्टिल प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब वो क्योंकि पिछले 3-4 सालों से कुछ मेजर्स ले रहे हैं,
पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए। लेकिन बीजिंग में सिचुएशन ये है कि यहाँ तो स्मोक आपको किसी किसी दिन नजर आती है, या 2-4 दिन 5 दिन सर्दियों के 2-3 महीनों में नजर आती है, 10 दिन हो जाएगी, 15 हो जाएगी मैक्सिमम। बीजिंग की सिचुएशन ये रही है कि जो विंटर के 3 to 4 मंथ हैं बीजिंग में, आप किसी दिन भी, दिन के 24 आवर किसी टाइम भी 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। तो इतना यानी इंडस्ट्री लग रही है बेतहाशा, प्रोडक्शन हो रही है, गैसेज इमिट हो रही है, पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, तो जीडीपी लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, साफ जा रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से नेशनल इनकम लेवल तो बढ़ेगा। तो इस तरह के बहुत इश्यूज हैं कि क्या नेशनल इनकम का बढ़ना जो है वो वाकई प्रोग्रेस को शो कर सकता है। यानी हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके ये कह सकते हैं जी कि पाकिस्तान की जीडीपी ने, नेशनल इनकम ने क्योंकि 5% ग्रो कर लिया है तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। इस साल हमारी जी नेशनल इनकम जी 7% ग्रो कर गई है तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो इज इट बेनिफिशियल कंपैरिजन और नॉट? तो सिंगल कंट्री कंपैरिजन में ये 3-4 इश्यूज हैं कि जब हम नेशनल इनकम को अपने ही कंट्री से कंपेयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स उस डिस्कशन में या कंपैरिजन में हमें नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट इशू हमारे पास है इंटरनेशनल कंपैरिजन का, कि जब हम किसी और कंट्री के साथ अपने कंट्री को कंपेयर करना चाहें कि पाकिस्तान की 2019 का नेशनल इनकम लेवल क्या रहा, इंडिया का, बांग्लादेश का क्या रहा, या इवन हम ग्रोथ रेट की सेंस में भी कंपेयर करें, तो वहां पर कंपैरिजन जो है वो आप कह लें मिसगाइडेड क्यों हो जाता है, या आप कह लें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्यों करता है, या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह क्यों बनता है। ओके जी, देन नंबर 1, प्रॉब्लम्स इन यूजिंग नेशनल इनकम फिगर टू कंपेयर काउंटिंग इंक्लूड कंट्रीज के दरमियान डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन कंट्रीज। ये असल में पहला पॉइंट जो है ये जनरल है, इसके बाद जो हम 3-4 पॉइंट करेंगे वो इसी पहले की एक्सटेंशन है, या आप कह लें इसी को डिवाइड करके आगे 4 बना दिए गए हैं। मेन पॉइंट यही है कि एक्चुअली कंट्रीज के दरमियान जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का और जनरल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से बाज औकात कंट्री टू कंट्री नेशनल इनकम कंपैरिजन का कोई फायदा ही नहीं होता। इवन यू आर प्रोग्रेसिंग एट सेम स्पीड लाइक चाइना या एनी अदर कंट्री, उस कंपैरिजन की कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है उसको जरा समझें। नंबर 1, differences in the extent to which they rely on the market to provide services and goods। देखिए हमने 2 इकोनॉमिक सिस्टम तो मेनली पढ़े हुए हैं, एक्चुअली तो 3 है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड प्लैंड इकोनॉमी, और फिर इन दोनों का मिक्सचर, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखें, लेट अज्यूम दुनिया का कोई और कंट्री है और उसकी नेशनल इनकम भी 37,000 बिलियन है, या अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें दोनों की, तो लेट अज्यूम पाकिस्तान की भी पिछले साल की नेशनल इनकम जो है वो 315 बिलियन डॉलर है, और लेट अज्यूम ABCD कोई और कंट्री है दुनिया का, उसकी नेशनल इनकम भी 315 बिलियन डॉलर है। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कंपैरिजन दोनों कंट्रीज का जीडीपी लेवल एक जैसा है, नेशनल इनकम एक जैसा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? हो सकता है वो कंट्री प्योरली प्लैंड इकोनॉमी हो, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्लैंड इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं है, कंज्यूमर के पास जो है वो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, डिसीजन मेकिंग ना प्रोड्यूसर के पास है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत स्लो नजर आएगी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में या फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंट सिचुएशन है। तो इस वजह से जो है वो ये हाईलाइट किया जाता है कि जस्ट नंबर कंपैरिजन, नेशनल इनकम टू नेशनल इनकम कंपैरिजन जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, या आप कह लें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी डिस्कस करना जो है वो नेसेसरी है। देन एक्सचेंज रेट डिस्टॉर्शंस हार्म कंपेरेबिलिटी ऑफ फिगर्स। अब फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम ये है कि कंट्रीज की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। मसलन जिस कंट्री की नेशनल इनकम 315 बिलियन है, हमने कहा अनदर कंट्री उसकी भी हमारे जितनी नेशनल इनकम है, लेकिन उसकी करेंसी की और हमारी करेंसी की वैल्यू का फर्क है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर हो, उनकी वीकर हो, यानी 1 पाकिस्तानी रुपी जो है वो उनके 10, 20, 30 या 100 यूनिट्स ऑफ मनी करेंसी के इक्वल हो, या रिवर्स हो सकता है कि उस इकोनॉमी की जिस तरह डॉलर है, लेट अज्यूम अगर हम कहें कि अमेरिका का भी इकोनॉमी का साइज 315 बिलियन डॉलर ही है, तो स्टिल करेंसी एक्सचेंज रेट का तो डिफरेंस मौजूद है। उनकी करेंसी और हमारी करेंसी के एक्सचेंज रेट जो है उसमें आप कह लें कि फॉर एग्जांपल 160 रुपए का डिफरेंस है। 160 यूनिट्स ऑफ मनी इन आवर कंट्री इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मनी ऑफ अमेरिकन कंट्री या करेंसी। तो इसलिए यहां पे प्रॉब्लम आता है कि हमने बिलियन डॉलर्स में कंपैरिजन तो कर लिया है, मेजरमेंट में साइज जो इकोनॉमी का वो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे जो है वो यूनिट ऑफ मनी की पावर ऑफ परचेजिंग कुछ और है, यहाँ पे यूनिट ऑफ करेंसी की पावर परचेजिंग कुछ और है। तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है।
फिर एक और इशू ये है डिफरेंस अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये आपको पता ही है, आप एम लॉ सी लॉ वगैरह में थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी पढ़ते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत डिफरेंस है। इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हैं, उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत ज्यादा फर्क है कंट्रीज के दरमियान। तो नेशनल इनकम तो साफ जाहिर है, टैक्स एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वेज रेट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। तो ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज की नेशनल इनकम 315 बिलियन हो, लेकिन एक कंट्री में आप कह लें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम है, तो वहां पर 315 बिलियन डॉलर का मतलब कुछ और है। वो तो सारी की सारी इनकम पब्लिक की पॉकेट में जाएगी और वो उसको अपनी मर्जी से डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे स्पेंड करेंगे। लेकिन ऐसा कंट्री जिसमें इनकम टैक्स या आप कह लें डायरेक्ट टैक्सेस वेरी हाई हैं, तो 315 बिलियन इनकम जनरेट होने के बावजूद उनकी इनकम पे तो 15-20% कट लग जाना है इनकम टैक्स की वजह से। तो वहां पे सिचुएशन जो है वो कुछ और है। तो इसलिए नेशनल इनकम का जो है वो काउंटिंग कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स और टैक्स एडजस्टमेंट्स और इन चीजों की वजह से भी डिफरेंस आता है कि कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन में जस्ट नेशनल इनकम का नंबर जो है वो यूजफुल या आप कह लें बेनिफिशियल जो है वो आंसर नहीं दे सकेगा। Then different climate, for example, hot countries spend less on heating and clothing than cold ones, yet their standard of living is unaffected. अब देखें फिर एक एक इस तरह की अप्रोच का बहुत ज्यादा फर्क है कि दो कंट्रीज का नेशनल इनकम लेवल जो है वो हो सकता है बिल्कुल सेम हो, लेकिन एक जो है वो हॉट कंट्री है, वहां पे एयर कंडीशनर्स पब्लिक को परचेज करने पड़ते हैं, कूलिंग पे पैसा स्पेंड करना पड़ता है, और इस तरह जिस तरह मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हीटिंग पे कंपैरेटिवली कम पैसा स्पेंड होता है क्योंकि सर्दियां सिर्फ 2 माह के लिए आती हैं और वो भी आप कह लें काफी हद तक मैनेजेबल होती हैं। लेकिन समर जो है वो वेरी लॉन्गर पीरियड भी है, ज्यादा सवियर भी है। कंपैरेटिवली अगर आप इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में तो शायद ऐसा समर ही ना आए, कई आप 10-10 साल तक ऐसा समर नहीं आता कि आपको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़े, कभी 5-10 8-10 साल के बाद आपको, और वो भी कुछ इलाकों में जरूरत पड़ती है। रेस्ट ऑफ द यूरोप में तो आप देखते हैं कि जो सिचुएशन वो कोल्ड एरियाज हैं। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से उनकी इनकम, स्पेंडिंग अप्रोच, इन चीजों का फर्क आ जाता है, हाउस होल्ड इफेक्ट आता है, या आप कह लें हाउस होल्ड फैसिलिटीज, लग्जरी, मतलब पाकिस्तान में किसी और प्रोडक्ट को लग्जरी समझा जा रहा है, वहां पे किसी और प्रोडक्ट को लग्जरी समझा जा रहा है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू थोड़ा सा इफेक्ट नजर आएगा कि पाकिस्तान में मिडिल इनकम पर्सन क्या अफोर्ड कर सकता है, वहां पे मिडिल इनकम पर्सन क्या अफोर्ड कर सकता है, इस तरह की डिफरेंसेस हैं। और लास्ट पॉइंट है फिर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रायोरिटीज। वन कंट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स वाइल अनदर कंट्री प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स या डिफेंस गुड्स। फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान की नेशनल इनकम मेजर करते हैं, पाकिस्तान में ज्यादातर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होते हैं या किसी हद तक डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वाह फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, और हैं जहाँ पे हम लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो है आप कह लें आर्मी और पुलिस और ये डिफेंस एजेंसीज, इनके लिए जो है हम आप कह लें वेपन्स और ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं। यानी लेट अज्यूम अगर हम नेशनल इनकम मेजर करें तो हम कहते हैं जी, जस्ट एन एग्जांपल, कि हमारे कंट्री में 80% कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन है जो टोटल नेशनल इनकम है, और 20% उसमें जो वर्थ है वो इन वेपन्स और डिफेंस गुड्स की है। अब हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स तो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, मशीनरी, टूल्स, ये तो हर चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निकल थिंग्स हैं, वो तो सारी की सारी हम इंपोर्ट करते हैं। इवन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये तो हम सारी इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए एक कंट्री हो सकता है कि वो सिर्फ कैपिटल गुड ही प्रोड्यूस करता है, मसलन जर्मनी इसमें फेमस है, जापान फेमस है, कनाडा फेमस है, कि वो मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, वो हो सकता है पूरी इकोनॉमी का 50% प्रोडक्शन सिर्फ कैपिटल गुड्स की हो। तो इस वजह से डिफरेंस आ सकता है कि किस इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब ये है, ये परसेंटेज सेंस में नहीं, कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि लेट अज्यूम एक कंट्री का नेशनल इनकम साइज भी 315 बिलियन है, दूसरे का भी 315 बिलियन है। एक कंट्री में 200 बिलियन के कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी इकोनॉमी में सिर्फ 100 बिलियन के, तो साफ जाहिर है उस कंट्री में कंज्यूमर चॉइसेस कम होंगी। आप कंज्यूमर आउटपुट ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां चॉइस मेकिंग जो है वो लेसर लेवल पे आ जाएगी। तो दीज वर द कॉमन प्रॉब्लम। ये टोटल क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का है, और इसमें से एक पार्ट या एक हिस्सा अगर पूछा जाता है तो वो 3 to 4 मार्क्स का होता है, और प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ये आया भी हुआ है। ओके, यहां तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हमने जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्किप किया था अब हम वहां पे जा रहे हैं। यहां तक हमारी नेशनल इनकम मेजरमेंट, उसकी डिफिकल्टीज और उसी मेजरमेंट की इंटरप्रिटेशन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं।
जी, कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है, उस पे चलते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, देन ओके जी, चैप्टर नंबर 6 का स्टार्टिंग पॉइंट ये तो फिर यहीं से आ गया। जी, तो चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट जो है हम करने जा रहे हैं, ये असल में 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में करना चाहेंगे। उससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉमन जो सेंस है वो जरा अंडरस्टैंड कर लें। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। असल में तो हमें डिस्कशन यहीं से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली जब तक नेशनल इनकम का ओके ओके जी फहद, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? सबका एक पॉइंट रहता है एक्सपेंडिचर अप्रोच के डिफेक्ट्स का, एक लास्ट वाला फोर्थ। क्या क्या दोबारा रीड कर दें, इधर मेरे पास नहीं है। सर वो कल आपने बोला था कि आपने 3 पॉइंट्स उसके कराए थे, चौथा आपने बोला था मैं कल कराऊंगा। किसके 3 पॉइंट? एक्सपेंडिचर अप्रोच के डिफिकल्टीज और में था प्रिकॉशनरीज ऑफ एक्सपेंडिचर अप्रोच। कौन सा है? मैंने कहा वो रीड आउट कर देना, मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक मिनट सर। सर इन्वेस्टमेंट एज डेप्रिसिएशन अलाउंस। हाँ हाँ हाँ, वो आज आज अभी हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। इसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा ना, नेट नेशनल इनकम, वो वहां पे डिस्कशन में आएगा। वो हमने अभी टॉपिक करना है। राइट अगर सर। हम आज वहां तक पहुंच गए तो ठीक है, वरना कल तो वो लाजमी डिस्कस हो जाएगा। वो इन 6 कॉन्सेप्ट्स में ही आएगा। ठीक है, राइट ओके। सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है। देखिए, मैं कह ये रहा था कि बेसिकली तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स और मेन कंसर्न किस तरह का है, डिस्कशन तो यहीं से होनी चाहिए। लेकिन असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि टोटली न्यू आइडिया होता है, उसमें बिल्कुल ही हमने किसी टॉपिक को टच नहीं किया होता, तो हम पहले नेशनल इनकम का बेसिक आइडिया क्लियर कर लेते हैं। नेशनल इनकम है क्या, हम मैयर कैसे करते हैं, उसकी 3 अप्रोचेस, मेन डिफिकल्टीज, फिर हम स्टेप बाय स्टेप मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइन कर दें। डेफिनेशन तो जो आपके चैप्टर 1 में थी वही यूज हो जाएगी, सेम डेफिनेशन है वहां पे। वैसे ही हमने ब्रांचेस में माइक्रो एंड मैक्रो को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो डेफिनेशन तो कोई न्यू करने की जरूरत नहीं है। इसको जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंट्रीज इन एग्रीगेट। ये एग्रीगेट का वर्ड जो है आप समझ ले लाजमी है, और इसी की वजह से ये मैक्रो है। यानी जब हम कंट्री के तमाम इंडिविजुअल्स का कलेक्टिव डिसीजन समझने की कोशिश करें, कंट्री की तमाम फर्म्स या प्रोड्यूसर्स का कलेक्टिव डिसीजन समझने की या उसको डिस्कस करने की कोशिश करें, और इसी तरह गवर्नमेंटल लेवल पे हम गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करें, तो दोज टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Governments attempt to manage the national economy to improve the welfare of the citizen of their country. They achieve this through their macroeconomic policies. लेकिन दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका टारगेट इकोनॉमिकली मुआशी तौर पे यही होता है कि वो अपने कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करें, उनका इनकम लेवल बेहतर करें। क्योंकि अगर इनकम लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो दे कैन अफोर्ड बेटर गुड्स, बेटर सर्विसेज, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, उनकी आप कह लें लिविंग स्टैंडर्ड में जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी। तो और गवर्नमेंट इसको अचीव करने के लिए फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज करती है। पॉलिसीज तो खैर हम 9वें 10वें 11वें चैप्टर में जाके इन डिटेल करेंगे। 2 चैप्टर जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाएंगे, 2 चैप्टर फिस्कल पॉलिसी पे आ जाएंगे। एक एक मेन चैप्टर है, एक एक उनका इंट्रोडक्टरी है, तो वो तकरीबन 3-4 चैप्टर बन जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल्स तो वहां पे आएंगी, लेकिन ये क्लियर है कि आमतौर पे दुनिया की तमाम इकोनॉमीज में गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम बजट ऑफ द कंट्री भी कहते हैं आम जुबान में, बजट प्लानिंग ऑफ द कंट्री, उस पॉलिसी के जरिए भी, और जो इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जरिए भी इकोनॉमी को कंट्रोल एंड डायरेक्ट कर रही है। टारगेट
आमतौर पे गवर्नमेंट्स के सामने क्या होता है इन पॉलिसीज के जरिए, उन टारगेट्स को हम सेपरेटली हाईलाइट कर रहे हैं। मोस्ट गवर्नमेंट्स हैव द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मकासद क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या होते हैं? नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को मुआशी तौर पे तरक्की की तरफ लेके जाना, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में हर साल इजाफा होना चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए स्पेसिफिकली टारगेट सेट करती है। 3% टारगेट है इस साल का, हमारा 4% है। लेट एज्यूम अगर हमारी गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए 4% टारगेट सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी लास्ट ईयर की नेशनल इनकम थी 37,000 बिलियन। 4% ऑफ दैट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लेट एज्यूम ये बनती है तकरीबन रफली हम कहते हैं जी 1200 बिलियन। तो गवर्नमेंट इस साल टारगेट सेट कर रही है कि हमने 1200 बिलियन जो है वो अपनी नेशनल इनकम में इजाफा करना है, या वट एवर इज द नंबर, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। तो गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट और उस टारगेट के मुताबिक फिर पूरा साल बजट प्लानिंग, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के सामने मेन ऑब्जेक्टिव या फर्स्ट टारगेट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री है, मुआशी तरक्की। देन लो प्राइस इन्फ्लेशन। ये देखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे जानबूझ के मैंने लिखा हुआ है, यहां पे जीरो प्राइस इन्फ्लेशन कभी नहीं लिखा जाएगा। यानी प्राइस लेवल को बिल्कुल रोक देना कि प्राइस लेवल में बिल्कुल इजाफा ही ना हो, किसी प्रोडक्ट की कंट्री में प्राइस इंक्रीज ही नहीं होने देनी, ये कभी टारगेट नहीं हो सकता। यहां पे एक बात क्लियर कर लें, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इन्फ्लेशन आएगा, एक पूरा चैप्टर है इन्फ्लेशन पे, लेकिन वहां भी हम ये डिटेल करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर प्राइस डिक्रीज करती है तो ये प्रोड्यूसर के लिए डैमेजिंग है, और अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो ये कंज्यूमर के लिए डैमेजिंग है। तो इन बिटवीन सिचुएशन जो है वो लो प्राइस इन्फ्लेशन है। यानी कि अगर स्लाइड सी इन्फ्लेशन होती रहे, आमतौर पे उसके लिए हम इन्फ्लेशन की टाइप्स में जाके एक वर्ड यूज करेंगे, माइल्ड इन्फ्लेशन। यानी अगर 4% या 5% से एनुअल इन्फ्लेशन कम है, यानी साल के शुरू में एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए की बिक रही थी, साल के एंड पे जाते जाते पूरे साल में वो 104 या 5 रुपए पे पहुंच गई है, तो 2%, 3%, 4% इन्फ्लेशन होना जो है इसको माइल्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। कि 100 रुपए वाली प्रोडक्ट 101 पे चली गई है, 100 वाली 102 पे पहुंच गई है, या 200 वाली 204 पे पहुंच गई है, तो इट इज कॉल्ड माइल्ड या लो इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट्स का एक टारगेट ये होता है कि इन्फ्लेशन को माइल्ड या लो रखा जाए, ये 3-4% से ऊपर ना जाए, क्योंकि जितना ये आप कह लें 3-4% से अवे 8, 10, 15, 20, 25, 50% पे जाएगी, उतना ही कंज्यूमर के लिए डैमेजिंग और इकोनॉमी के लिए भी डैमेजिंग होगी। देन नेक्स्ट है लो अनएम्प्लॉयमेंट, मुल्क में बेरोजगारी को कम करना, जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए बच्चे ये क्लियरली नोट कर लें कि जॉब क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सबको जॉब्स देना शुरू कर देगी। गवर्नमेंट इकोनॉमी में ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी कि इन्वेस्टमेंट्स हों, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करना ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम ये दोनों चीजें फिस्कल पॉलिसी में भी डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी में भी। देन नेक्स्ट टारगेट, इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका जो लास्ट चैप्टर है, 13th चैप्टर या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और आपके सिलेबस का जो आखिरी चैप्टर है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हम हर साल अरबों करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, अरबों करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इट इज सरप्लस, बीओपी। अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हम बाहर से चीजें खरीदते ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बीओपी डेफिसिट में जा रहा है। अब ये जो डेफिसिट है खास तौर पे, ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप पिछले 20 साल का भी डाटा उठा के देखें, तो शायद ही कोई एक साल ऐसा गुजरा होगा कि हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस में गया हो। 20, 25, 30 साल से हम कॉन्टिन्यूसली डेफिसिट में ही हैं, एक आध महीना को सरप्लस में गुजर जाता है। ये पहली दफा हो रहा है, और ये हम पॉलिसीज डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि करंट गवर्नमेंट में ये पहली दफा हो रहा है कि आप बीओपी के डेफिसिट को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। अचीव करने में शायद आपको 1 साल लग जाए, शायद 2 लग जाए, शायद 3 लग जाए, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली इस टारगेट को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी को मैनेज करने के लिए कोशिश कर रही है। इससे पहले जो है वो इस तरह की अटेम्प्ट्स नहीं की गई। तो ये 4 बहुत बड़े और मेजर इश्यूज हैं
ये पॉइंट आप देखें, ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये आपके सिलेबस में एक ही क्वेश्चन 3 दफा डिफरेंट एंगल से रिपीट होगा। एक हमने यहां डिस्कस कर लिया है, व्हाट आर द मेन टारगेट्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 4 हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। यही क्वेश्चन जाके रिपीट होगा, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो साफ जाहिर है फिस्कल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होती है, तो 4 टारगेट तो फिस्कल पॉलिसी में यही होंगे, एक स्पेसिफिक टू बजट है वो भी ऐड हो जाएगा, और वो 5 टारगेट वहां पे बन जाएंगे। मेन क्वेश्चन यही, लेकिन वहां पे हम एक्सप्लेनेशन उसकी चारों पांचों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में नहीं कर रहे होंगे। यानी हम एज ए सब्जेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एज ए स्पेसिफिक पॉलिसी, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स में ये डिसीजन लेगी तो इन चारों पे बारी बारी हम उसका इंपैक्ट बताएंगे कि क्या इंपैक्ट आ सकता है, और 5वां भी ऐड कर लेंगे। फिर यही क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में रिपीट होगा कि व्हाट आर द मेन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स तो यही होंगे, एक उसके अलावा ऐड हो जाएगा, टोटल 5 वहां पे हो जाएंगे। लेकिन अगेन मेन ऑब्जेक्टिव यही होंगे, और हम फिर वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू डिस्कस करेंगे। वहां फिर ना बजट की बात होगी, ना टैक्स की होगी, ना ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी नहीं। वहां पे हम फिर स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके बात करेंगे कि गवर्नमेंट जब मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करती है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या आता है, इंप्लॉयमेंट पे क्या आता है, इन्फ्लेशन पे, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये 3 डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन एक ही है हेडिंग के हिसाब से, यानी हेडिंग्स वही 4-5 हैं हर जगह पे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से कुछ और है, फिस्कल पॉलिसी के लिहाज से बिल्कुल ही कुछ और है, और मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से बिल्कुल और है। तो ये क्वेश्चन जो है हेडिंग सेंस में 3 जगह रिपीट होगा। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, जिनकी हम डिटेल्स करने जा रहे हैं। आई कैप की बुक में भी और आपके सिलेबस में भी इन 6 की बजाय इन 6 में से 5 हेडिंग्स डिस्कस की गई हैं, और जो छठा पॉइंट है वो बिटवीन दी हेडिंग्स डिस्कस कर दिया गया है, उसकी सेपरेट हेडिंग नहीं बनाई गई। लेकिन ये नोट कर लें कि दुनिया के तमाम स्टैंडर्ड सिलेबसेस में ये 6 ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं, इवन इंटर लेवल पे, बैचलर लेवल पे, मास्टर, किसी भी लेवल पे जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किए जाएं तो यही 6 होते हैं। तो वो छठे की भी हेडिंग बना देना और उसको भी सेपरेटली इक्वेशन में एक्सप्लेन करना वो बेटर होता है। तो मैंने कोशिश की है कि उसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके जी, इसमें से एक छोटी सी डिवीजन समझ लें। जैसे हमने एक डिवीजन बताई थी 7 कॉस्ट वाले में, उसमें हमने कहा था पहली 3 कॉस्ट का उसका क्वेश्चन आमतौर पे सेपरेट आ जाता है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और जो 3 एवरेजेस और मार्जिनल है वो सेपरेट आ जाता है। इसी तरह इन 6 में एक डिवीजन है, लेकिन ये उतनी फाइन नहीं है। पहले 3 कंसेप्ट को सेपरेट समझा जाता है, अगले 3 को सेपरेट, यानी वो पहले 3 का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, कभी नेक्स्ट 3 का, लेकिन ये उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी हमने कॉस्ट में की थी। यानी वहां पे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना कि पहले को दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाए या दूसरे को पहले के साथ, वो सेपरेट ही आते हैं हमेशा से। लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आपको इन पहले 3 और दूसरे 3 में से कोई 2 मिक्स भी करके पूछ सकता है, या वो कह ले चौथे से शुरू कर लेता है, पहले 3 आप कह लें पहले 2 स्किप कर देता है, वो आपको तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट बीच में से पूछ लेता है, या वो तीसरा और चौथा सिर्फ 2 पूछ, तो यहाँ मिक्सिंग भी हो सकती है। लेकिन जनरली फर्स्ट 3 को सेपरेट समझा जाता है, रिमेनिंग 3 को सेपरेट समझा जाता है। ओके जी, देन फर्स्ट है हमारे पास आइडिया, अ की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। हमने कहा है कि एक जो टारगेट मेन हमने अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, उनमें से एक टारगेट ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी नेशनल इनकम में इजाफा हो। हमारी पिछले साल की जीडीपी जो है या नेशनल इनकम जो है वो फॉर एग्जांपल 37,000 बिलियन है, तो गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट हायर देन दैट कि हम अगले साल जीडीपी को 38,000 बिलियन पे ले जाएंगे। ओके, government must be able to measure the size of the economy in order to understand whether it is growing and whether its policies are having an effect or not. अब गवर्नमेंट पूरा साल बजट पॉलिसी बनाएगी, फलां चीज पे टैक्स बढ़ा दें, फलां पे कम कर दें, इनकम टैक्स इस तरह चेंज कर दें, सेल्स टैक्स इस तरह कर दें, फिर पूरा साल मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पूरा साल यूज करती रहती है और ईयर एंड पे गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि हमारी पॉलिसीज ने हमारे टारगेट अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई हेल्प की है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अगर आप नेशनल इनकम मैयर करने के काबिल हैं तो ही कंपेयर कर सकेंगे ना, कि लास्ट ईयर 37,000 बिलियन थी, इस साल की जीडीपी दोबारा मैयर की 38 हो गई, तो ओके हमने टारगेट अचीव कर लिया है, जो हमने जीडीपी नेशनल इनकम लेवल सेट किया था वो अचीव हो गया है। तो यानी मैयरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बेसिक पॉइंट है, मैयरमेंट के बगैर हम अपने टारगेट्स को, अपनी पॉलिसीज को जज ही नहीं कर पाएंगे। There are a number of measures which can be used to measure the size of the economy. तो टोटल 6 डिफरेंट आइडियाज हैं। पहला हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आज हम पहले दो टॉपिक जो हैं, वो हमारे पास इतना टाइम है, दो टॉपिक्स हम जीडीपी और जीएनपी करेंगे, इसके बाद बाकी फिर इंशाल्लाह कल होंगे। तो ओवरऑल पहले देख ग्रॉस डोमेस्टिक 3 पॉइंट पे नेशनल इनकम का वर्ड यूज किया जाता है। ये इन बिटवीन यानी चौथा पॉइंट बनता है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया था कि अक्सर बुक्स में मिस कर दिया जाता है आपके सिलेबस, अक्सर में नहीं, रेयरली, अक्सर में ये प्रेजेंट होता है, तो आपके सिलेबस में ये मिस है, लेकिन मैंने बुक में एक्सप्लेनेशन में ये सेपरेटली पूरा प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है, सो दैट के यू कैन अंडरस्टैंड के इस स्टेप की या इस इक्वेशन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो चौथे नंबर पे नेशनल इनकम का पॉइंट जो है वो हम ऐड करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, देन फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। आप अक्सर न्यूज में, मीडिया पे, कोई भी आप वेबसाइट खोल लें दुनिया के कंट्रीज की कंपैरिजन की, तो सबसे मोस्ट कॉमन मेजर जो यूज किया जाता है दैट इज जीडीपी। जीडीपी इज द एब्रीवेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ लें। Gross domestic product is the market value of all the products, goods and services which are produced within a country during a selected time period, commonly in the country's financial year. हर कंट्री अपने अपने फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक जीडीपी कैलकुलेट करता है, और जीडीपी बेसिकली क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, गुड एंड सर्विसेज। यानी जो हमने नेशनल इनकम मेजरमेंट के 3 मेथड किए हैं, उनमें से जो पहला मेथड है आउटपुट अप्रोच या प्रोडक्ट अप्रोच जिसे हमने कहा है, अगर हम प्रोडक्ट अप्रोच से नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो द आंसर इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, और ये कंप्लीट ईयर की कैलकुलेशन होती है। ओके, जीडीपी की इक्वेशन अब आप कह लें, फॉर एग्जांपल हमने जो एक्सपेंडिचर अप्रोच, क्योंकि तीनों अप्रोचेस सिमिलर हैं, तो जो हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज की थी उसमें हमने कहा था द अमाउंट स्पेंड बाय द पब्लिक, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। द अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस कम्युनिटी, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, आई। और जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है दैट इज कॉल्ड जी, एंड एक्स इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एम इज द इंपोर्ट। तो एक्स माइनस एम का मतलब है नेट इंपोर्ट, यानी अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो ये आंसर जो है पॉजिटिव होगा। अगर हमारी इंपोर्ट से ज्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है, तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर एक्स और एम इक्वल है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आवर जीडीपी विल बी ओनली सी प्लस आई प्लस जी। तो ये एमसीक्यूज के सेंस में आपके माइंड में रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन मैंने आपको एक्सपेंडिचर अप्रोच में हाईलाइट भी किया था कि ये इक्वेशन या ये जो सेंस है ये फिर हम पूरे सिलेबस में एंड तक यूज करते चले जाएंगे, और नेशनल इनकम को हम इसी एंगल से डिस्कस या एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लें और उसको ऐड कर दें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स में, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं, लेट अज्यूम 37,000 बिलियन पाकिस्तान की लास्ट ईयर की जीडीपी है जी 37,000 बिलियन। Okay, C is here amount of the consumption in the economy, I is the amount of investment, G is the government expenditure, X exports हैं और M जो है वो imports हैं। अब यहाँ पे ये दो words जो हैं ये अंडरस्टैंड कर ले, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अभी मैंने आपको हाईलाइट भी किया था। देखें, हम फॉर एग्जांपल 2019 में भी हमने इसी तरीके से जीडीपी मैयर की, यही सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम किया।
अगले साल 2020 में भी हम यही अप्रोच यूज करेंगे और फिर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। लेट एज्यूम 2019 का आंसर है 37,000 बिलियन और 2020 का आंसर है हमारे पास 38,000 बिलियन। अब देखिए जीडीपी कैलकुलेट कहां से हो रही है, हमने कहा मार्केट वैल्यू से। तो मार्केट वैल्यू का तो मतलब प्राइसिंग सही है ना, कि हम मार्केट प्राइस लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। 10 गाड़ियां मार्केट में प्राइस 12 लाख, 10 जरब 12 1 करोड़ 20 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। तो अब प्रॉब्लम कहां पे आएगा, जो हमने हाईलाइट किया था कि जब हम 2020 में कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आएगा 38,000 बिलियन, तो इट इज मच पॉसिबल के 2020 में प्राइस लेवल बढ़ चुका हो, इन्फ्लेशन हो गई हो, 12 लाख वाली गाड़ी 13 की बिक रही है, 13 वाली 15 की बिक रही है, या ऑल अदर प्रोडक्ट्स में। तो हो सकता है ये जो आंसर हमारे पास 38,000 बिलियन आया है, ये एक्चुअली जीडीपी में इजाफा ना हो, सिर्फ प्राइस की वजह से इजाफा नजर आ रहा हो। तो ये जो हमने 2020 की प्राइसेस पे 38,000 बिलियन जीडीपी मेजर की है, इसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो इकोनॉमिस्ट सेज दैट कि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। नॉमिनल जीडीपी हम कंपैरिजन में अभी प्रॉब्लम बता के आए हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट यूजफुल फॉर कंट्री, या उसको कंपैरिजन में हम यूज नहीं कर सकेंगे। यानी अब ये हमें जो नजर आ रहा है कि 1,000 बिलियन जीडीपी बढ़ गई है, हो सकता है एक्चुअली 1 रुपया भी ना बढ़ी हो, बल्कि इवन एक्चुअली पहले से भी कम हो गई हो। कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लें। मेथड हमने बताया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर यूज होगा, यानी जीडीपी को डीफ्लेट किया जाएगा। जितना इन्फ्लेशन की वजह से वो इंक्रीज्ड नजर आ रही है, हम प्रीवियस ईयर के प्राइस लेवल से उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो व्हाट विल बी दी हमारे पास सिचुएशन क्या होगी? रियल नेशनल इनकम। यानी अब जो 2020 की नेशनल इनकम मेजर होगी प्रीवियस प्राइसेस पे, वो एक्चुअल इनकम है जो प्रीवियस प्राइस लेवल पे है। अब कंपैरिजन जो है वो बेनिफिशियल है। अब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि 2019 के मुकाबले में 2020 में आउटपुट लेवल या जीडीपी लेवल बढ़ा है, कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये नॉमिनल और रियल जीडीपी का क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का सेपरेट भी आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी? तो सिंपली पहले तो डिफाइन कर दें, जीडीपी मेजर्ड एट current level, current price level is called nominal GDP, and GDP measured at the previous price level, base year price level, जो statistical जुबान में हम कहते हैं, QT की जुबान में आप कह ले, बेस ईयर की प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और नंबर 2, जो रियल जीडीपी है वो कंपैरिजन में हमें हेल्प करती है, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कंपैरिजन में कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं देगी। तो यहाँ पे सफिशिएंट है। कल इंशाल्लाह फिर हम जीएनपी से ऑनवर्ड जो है ये 5 कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम ऑफ कर लेते हैं क्लास। जी, एनी क्वेश्चन? जी उसामा, क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये सब्सिडीज के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये क्या होती हैं? किसके बारे में? सब्सिडीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दें। हाँ देखें, जो किसी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करती है उसको हम टैक्स कहते हैं। यानी जी मार्केट सर। में एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिक रही है, गवर्नमेंट उस पर 5 रुपए जीएसटी या कोई भी टैक्स लगा देती है, तो अब वो 105 की प्राइस पे बिकेगी। दैट एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज्ड बाय द रिटेलर बट पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। अब बाजू का मार्केट में एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिक रही है, गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट की प्राइस कम करके पब्लिक को बेचना चाहती है सस्ती, तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का खरीद लेती है मार्केट से और अपने यूटिलिटी स्टोर पे या अतवार रमजान बाजार में, सहूलत बाजार में वो 90 रुपए का बेचना शुरू कर देती है। अब यानी टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नमेंट ने 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पब्लिक को फेवर दी है। ये जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करने में खर्च किया जाता है, इसको हम सब्सिडीज कहते हैं। सिंपल वर्डिंग ये हो गई कि जो प्रोडक्ट्स की सेल परचेज पे एक्स्ट्रा अमाउंट पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है वो टैक्स है, और सेल परचेज पे जो अमाउंट गवर्नमेंट पब्लिक के बिहाफ पे करती है वो सब्सिडी है। थैंक यू। जी शोएब, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? शोएब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कल के टेस्ट के अंदर से सवाल है कि जो कंसेप्ट है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्लेन करना, उसमें हम टोटल रेवेन्यू की भी लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ में।
नहीं, जो जहां तक तो कल के क्वेश्चन का तल्लक है वहां पर आपको टोटल रेवेन्यू की रिक्वायर्ड नहीं मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, उसमें टीआर मेंशन था, ये बताएं मुझे। नहीं सर, मेंशन नहीं था। फिर नहीं आपने करनी, लेकिन ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, यानी इससे ये क्लैरिफाई कर लें कि अगर वो एआर एमआर के साथ टीआर पूछता है तो फिर तो ड्रॉ होनी होनी है, लेकिन स्पेसिफिक टू द यस्टरडेज क्वेश्चन उसमें फिर टोटल रेवेन्यू रिक्वायर्ड नहीं है, ना उसको एक्सप्लेन करना ना उसकी लाइन रिक्वायर्ड है। ठीक है सर। ओके जी। और अच्छा, और कल मुझे याद करवाइएगा जो है कम से कम हम एमसीक्यूज इस टेस्ट के, और इस टेस्ट में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो पहले 2-4 मिनट में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि क्या आपने ठीक अटेम्प्ट किया है या किस तरह से है। तो कल क्लास के शुरू में कोई भी रेज एंड करके याद करवा दें मुझे। ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।